गरीब बूढ़ी पार्वती अपनी झोपड़ी में बैठी सूखी रोटी खा रही थी। रोटी खाने के बाद वो अपने कुत्ते मोती को आवाज लगाती है। मोती, ओ मोती, आ तू भी रोटी खा ले। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर मोती भागता हुआ वहां आता है। उसके मुंह में एक छोटी सी पोटली थी जिसे वो उस बूढ़ी पार्वती को दे देता है। अरे अब ये क्या उठा लाया, बस जो मिलता है उसे ही उठा लेता है। मैं ना तेरी पिटाई कर दूंगी, जो कुछ दिखता है वही उठा कर ले आता है। ला मुझे देखने दे क्या है इसमें, तब तक तू ये ले, ये रोटी खा। कालू रोटी खाने लगता है और बूढ़ी अम्मा वो पोटली खोलती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं। अरे ये तो बैंगन के बीज लगते हैं, लगता है किसी ने बोने के लिए रखे थे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इन्हें अपने खेत में ही बो देती हूँ। अब बूढ़ी पार्वती जाकर अपने खेत में वो बीज बो देती है। पार्वती काशीपुर गांव में अपने पालतू कुत्ते मोती के साथ रहती थी। पार्वती का एक बेटा भी था शुभम, जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था, लेकिन वो ना तो कभी अपनी माँ से मिलने आता और ना ही कोई खर्चा पानी भिजवाता। बूढ़ी पार्वती को शुरू से ही जानवरों से बड़ा प्यार था। एक रोज अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठी पार्वती सोचती है, क्या फायदा ऐसी औलाद पैदा करने का जो एक बार भी अपनी माँ को पूछे तक नहीं। आज ना तो मेरे पास अनाज है और ना ही एक भी फूटी कौड़ी। मोती, तू भी भूखा होगा खाने को, आज मेरे पास कुछ नहीं है। तू और मैं आज पानी पीकर ही पेट भर लेते हैं। बूढ़ी अम्मा खुद भी पानी पीती है और उसे भी पीने को देती है। इसके बाद वो खेत में चली जाती है, जहाँ जाकर वो हैरान रह जाती है। वहां उस खेत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था जिसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। साथ ही पूरे खेत में भी बैंगन ही बैंगन लहरा रहे थे। हे भगवान, ये कैसा करिश्मा है, कल ही तो बीज बोए थे और आज इतने सारे बैंगन लग भी गए और ये पेड़ पर भी इतने सारे बैंगन, ये तो कोई जादू ही हो गया। फिर बूढ़ी अम्मा उसमें से बैंगन तोड़ने लगती है। वो काफी बैंगन तोड़ लेती है। अब इससे काफी सारी बैंगन की सब्जी बन जाएगी। हाँ, वो बैंगन बूढ़ी पार्वती एक टोकरी में डालकर घर की तरफ लौट रही थी कि तभी वहां से एक सब्जी के ठेले वाला गुजर रहा था। अरे ओ बेटा, मेरे पास ये बैंगन है, क्या तुम इन्हें खरीदोगे? तुम इन्हें बाजार में बेच देना, बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। अम्मा, मैं तो खुद ही सब्जी बेचने निकला हूँ, लेकिन तेरे ये बैंगन काफी चमक मांग रहे हैं। देखने से ही पता चल रहा है बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए ये ले, तू 120 रुपए रख और ये सारे बैंगन मुझे दे दे। अच्छा ठीक है, ला दे। अब पार्वती ने पूरे 120 रुपए में वो बैंगन बेच दिए और एक बैंगन अपने लिए रख लिया। उन बैंगनों को बेचकर जो उसे पैसे मिले उससे वो आटा खरीद कर ले आई। फिर शाम को घर आकर, आज तो हमारे यहाँ भी मोती बैंगन की सब्जी और रोटी बनेगी। बड़े दिनों बाद, कितने समय से हमने सब्जी नहीं खाई। पार्वती अपने और मोती के लिए बैंगन का भरता और रोटी बनाती है। फिर दोनों बड़े मजे से रोटी खाते हैं। अगले दिन पार्वती फिर से खेत जाती है तो फिर से ढेर सारे बैंगन लगे देख बड़ी खुश होती है। ये तो सचमुच कोई जादुई बैंगन लगते हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा लगता है कल जितने बैंगन तोड़े थे आज फिर से उतने ही हो गए। अब वो और बैंगन तोड़ कर लाती और फिर से वहां से गुजर रहे उस सब्जी वाले को बेच देती है। ले बेटा, आज और बैंगन खरीदेगा? यार, ये बुढ़िया तो रोज पीछे ही पड़ गई है, लेकिन कुछ भी कहो, बैंगन तो इसके काफी अच्छे थे। कल ठेले पर रखते सब बिक गए थे। अच्छा अम्मा, मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन ज्यादा भाव नहीं दूंगा। जो मंडी में चलता है उससे आधे भाव में बेचोगी तो बताओ। अब मैं बूढ़ी कहाँ दूर दूर जाकर ये सब्जी बेचूं, इसलिए तुझे जो भी दाम देने हैं दे दे। ठीक है, तो फिर ये लो 50 रुपए। पहले तो वो चुप हो जाती है, फिर उन पैसों को अपने सर पर छुआकर उस सब्जी वाले से कहती है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ ठीक है ठीक है। वो सब्जी वाला श्यामू बड़ा ही लालची था। वो बूढ़ी अम्मा के बैंगन को तोल में भी कम बताता, साथ ही भाव भी कम देता, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा इतने में भी खुश थी। जो भी हो, लेकिन इन बैंगनों की वजह से कम मेरे घर में दाल रोटी तो आने लगी है। दूसरी तरफ उन बैंगन को ठेले पर रखते ही उस सब्जी वाले के सारे बैंगन तो बिक ही जाते, साथ ही साथ उसकी बाकी सब्जियां भी बिक जाती हैं। लालची श्यामू की सारी सब्जियां घंटे भर में ही बिक गई और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया।
वैसे कुछ भी कहो, उस बुढ़िया के ये कोई जादुई बैंगन है, तभी तो ठेले पर रखते ही मेरी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। नहीं तो पहले तो सुबह से शाम तक मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते थे। खैर मुझे क्या, मेरा तो मुनाफा ही मुनाफा है। बुढ़िया को इसके आधे से आधे पैसे देता हूँ, फिर भी कुछ नहीं कहती। उधर शाम को बूढ़ी पार्वती अपने लिए और मोती के लिए बैंगन के पराठे बनाती है, जिससे वो दोनों खुशी खुशी खाते हैं। उधर शाम को सब्जी वाला घर पर अपनी पत्नी से, उस बुढ़िया के बैंगन में जरूर कोई बात है, तभी तो देखते ही देखते बिक जाते हैं। रमा, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद ही जाकर उसके खेत से सारे बैंगन चुरा लूं, फिर उससे जो भी लाभ होगा वो सीधे सीधे मुझे ही होगा। ठीक कहते हो जी, फिर उस बुढ़िया को वो पैसे भी नहीं देने होंगे। रात को श्यामू पार्वती के खेत में जाता है, जहाँ काफी चमकदार ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। इस बुढ़िया ने बड़े ही अच्छे बीज लगाए हैं। अभी तक 2 बोरी भर चुका हूँ, फिर भी कितने सारे बैंगन अभी बाकी हैं। 2 बोरी और भर लेता हूँ। 4 बोरी बैंगन भरकर श्यामू अपने घर आ जाता है और उन बैंगनों को घर में रख लेता है। फिर अगली सुबह, क्यों रे मोती, रात भर इतना क्यों भौंक रहा था? मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। शायद तुझे भूख लगी होगी। रुक, मैं जल्दी से तेरे और अपने लिए रोटी बना देती हूँ। फिर मुझे खेत जाकर वो बैंगन भी तोड़ने हैं। सब्जी वाला आता ही होगा। पार्वती जल्दी से दोनों के लिए खाना बनाती है। खाना खाने के बाद वो बैंगन के खेत में जाती है, जहाँ पहले से ढेर सारे बैंगन तोड़कर रखे हुए थे। अरे, इतने सारे बैंगन किसने यहाँ तोड़कर रख दिए? अब इतने सारे बैंगन तो वो सब्जी वाला भी नहीं लेगा। एक काम करती हूँ, इन बैंगन को सड़क किनारे रख लेती हूँ, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। अब बूढ़ी अम्मा वो बैंगन लेकर सड़क किनारे उन्हें बेचने के लिए बैठ जाती है। उधर सब्जी वाला जब वो बैंगन ठेले पर रखने के लिए निकालता है, तो उस बोरी के अंदर भरे हुए सभी बैंगन सांप में बदल गए थे और बाकी सभी बोरियां खाली थीं। इतने सारे सांप को देखकर वो डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगा। बचाओ, ये सांप! मैंने तो बैंगन रखे थे, लेकिन ये सांप कैसे बन गए? कहीं उस बूढ़ी अम्मा ने कोई जादू तो नहीं कर दिया? वो भागता हुआ बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। उधर बूढ़ी अम्मा के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उसके ताजे बैंगन देखकर खुश हो जाता है और 5 किलो बैंगन 50 रुपए किलो के हिसाब से लेता है। इसके बाद उसके पास और भी ढेर सारे ग्राहक आते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। वो सब्जी वाला आकर उससे माफी मांगता है और उसे सारी बात बताता है। क्या? इसका मतलब जो सारे बैंगन तुमने बोरी में भर कर रखे थे, वो सब अपने आप खेत में आ गए और तुम्हारे घर में सांप आ गए? इसका मतलब ये कोई जादुई बैंगन है। उस दिन के बाद वो बूढ़ी अम्मा अपने जादुई बैंगन खुद ही बेचने लगी, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब वो काफी अमीर बन गई और अब उन्होंने खुद का बड़ा सा पक्का घर बनवा लिया। ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिन तक लगातार बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई हुई। राम के खेत में बड़ी मजर बाढ़ में बह गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। अन्न के बिना पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी जब कुछ कम हुआ, तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त, बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा, कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है, तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए
हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राधा और राम के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचड़ी के 3-4 निवाले ही खा पाए। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और राम साधु के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? राम की नजर उस जगह पर थी जहां वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहां पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहां पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। राधा, राधा जल्दी आओ, ये देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए। हैं? अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राम ने साधु की तलाश में पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वो अपने घर वापस आ गया। राधा और राम ने फिर उस अंगूठी को साधु बाबा का उपहार समझकर अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी न बीज बचे थे और न ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ? थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है। अब आप मेरी फिक्र मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही राम का दिमाग ठनका और उसने तपाक से पूछा, क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना? जो भी हो राधा, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। राम के कहने पर राधा उस अंगूठी को ले आई। राम ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। राम उस अंगूठी को जमीन पर गुस्से से फेंकने ही वाला था कि तभी उसे कुछ नजर आया और फिर वो अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। राधा देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ जी, ये तो एक बीज जैसा लग रहा है। राधा सही थी। असल में वो एक टमाटर का बीज था जिसे राम ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नग की जगह टमाटर का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है राधा। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो बात है राधा। दोनों ने उस बीज को नमन किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उसे अपने घर के एक गमले में गाड़ दिया। राधा और राम को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से टमाटर का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब राम और राधा सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने टमाटर का बीज बोया था, वहां अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लाल लाल टमाटर भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हमारे सामने है। उस पौधे को साधु बाबा का आशीर्वाद और भगवान का चमत्कार मानकर राम और राधा ने अपने हाथ जोड़ लिए। राम ने उस पौधे से निकले टमाटरों से एक टमाटर तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए, जबकि राधा ने बाकी टमाटरों की बढ़िया चटनी बनाई। कई दिन बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी और भरपेट खाना खाया। अब दोनों को अगले दिन का इंतजार था और जैसे ही सुबह हुई वो दोनों भागकर अपने खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत टमाटरों से भरा पड़ा था। इतने सारे टमाटर देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। तभी वहां गांव के सरपंच आ गए। अरे भाई राम,
अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सबके खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई? ये जादुई टमाटर है सरपंच जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच? पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? राम ने गांव के सरपंच को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर अपने खेत की तरफ बढ़ गए। उसने अपने खेत के लाल लाल जादुई टमाटर पूरे गांव में बांटे और सभी ने उन टमाटरों के बीजों को अपने अपने खेतों में बोया। कुछ ही दिनों में गांव का हर खेत लाल जादुई टमाटरों से अटा पड़ा था। अब तो ट्रक के ट्रक गांव आते और यहाँ के खास टमाटरों के बदले गांव के किसानों को बढ़िया दाम देकर जाते। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। राधा और राम की भी काया पलट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों ने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा था।